गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम 2018 में पूछे गए केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को। इसके पहले ऑलरेडी मैंने डियर स्टूडेंट मैथ एवं फिजिक्स के क्वेश्चन को बिल्कुल शानदार तरीके से सॉल्व करवा दिया है। यदि वो वीडियोज आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको कराने वाला हूँ, तो प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझते हुए चलिएगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बताता हूँ, जिससे आपको प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपका इस प्रकार से है, 27 डिग्री सेल्सियस तथा 800 मिली पारे पर 380 मिली गैस का भार आपका 0.455 ग्राम है। तो गैस का अणुभार क्या है ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 26 को। सबसे पहले जो वैल्यू हमको दे रखा है उसको हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट, जो टी की वैल्यू दे रखा है वो आपको दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल लीजिए, तो प्लस का आप 273 करोगे तो आपको मिल जाएगा 300 केल्विन। और डियर स्टूडेंट, जो P की वैल्यू दे रखा है, जो P की वैल्यू दे रखा है वो आपको दे रखा है 800 मिली पारे का दाब, यानी कि P की वैल्यू है 800 मिली। उसके बाद से V की जो वैल्यू दे रखा है 380 मिली दे रखा है। उसके बाद से W की जो वैल्यू दे रखा है 0.455 ग्राम दे रखा है। तो आपको गैस का अणुभार क्या होगा ये आपको बताना है। आपको यह बताना है डियर स्टूडेंट कि गैस का अणुभार क्या होगा। तो आपको ये फार्मूला पता है कि Pv बराबर आपका होता है NRT। जो यह आपका होता है अब अणुओं की संख्या होती है, तो यहाँ पर हम Pv बराबर क्या लिख सकते हैं, n की जगह पर हम लिख सकते हैं W बट्टे का m, क्योंकि n बराबर होता है अणुओं की संख्या और अणुओं की संख्या बराबर होता है भार बट्टे का अनुभार। इनटू का आपका हो जाएगा Rp। आपको वैल्यू चाहिए m का, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी WRT बट्टे का Pv के रूप में। अब सारी वैल्यू रख दीजिए, तो W की वैल्यू 0.455, आर की वैल्यू आपका हो जाएगा 0.0831 गुणे टी की वैल्यू आपका है 300 केल्विन। पारे की बात की गई है तो 760 गुणे का आप कर दो 1000 बट्टे का पी की वैल्यू आपका कितना है, पी की वैल्यू आपका है 800 मिली गुणे भी की जो वैल्यू है वो आपका है 380 मिली। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, डबल जीरो से आपका डबल जीरो कैंसिल, उसके बाद से इस जीरो से आपका ए जीरो कैंसिल, 8 से काट देते हैं इसको 1000 को, तो 8 कम 8, 2 जीरो 8 दूना 16, फिर 8 बचे 40। अब आपका बच रहा है 38। देखो 19 चौक को आपका होता है 76, 19 दूना 38, 2 से काटोगे तो 2 दूना 4। अब देखो 125 गुणे 2 करोगे 250, और 250 गुणे 3 करोगे कितना होगा, 250 गुणे 3 करोगे 375। तो सारी वैल्यू का आप गुणा करोगे डियर स्टूडेंट, तो आपको जो फाइनली मिल जाएगा, आपको जो फाइनली मिल जाएगा डियर स्टूडेंट, वो आपका नियर अबाउट 28 ग्राम के आसपास आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 का आपका डियर स्टूडेंट आपका 28 ग्राम बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 का आपका डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो सिंगल से फार्मूले को आप ध्यान में रखिएगा, इसी फार्मूले पर ये क्वेश्चन बेस्ड है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 27 को भी, बिल्कुल सिंपल सा यही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 भी। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपका डियर स्टूडेंट पूछा गया है कि SO2, CO2, PCl3 और SO3 के विसरण दर का मान क्या है। यानी कि 4 आपको दे रखा है SO2, उसके बाद से दे रखा है CO2, Cl3 और उसके बाद से आपको दे रखा है SO3 में विसरण की दर क्या है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको विसरण दर के बारे में पता होना चाहिए। जो आपका विसरण दर होता है डियर स्टूडेंट, वो आपका अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो आपका विसरण दर होता है
अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जिसका अनुभार सबसे कम होगा उसका विसरण दर सबसे ज्यादा होगा। जिसका अनुभार सबसे कम होगा उसका विसरण दर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि जो आपका विसरण दर है अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। तो जो जो आपको वैल्यू दे रखा है उसको हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहला आपका है SO2, उसके बाद से आपको दे रखा है CO2, उसके बाद से आपका है Sal3, उसके बाद से आपका है Sal3, उसके बाद से आपका है SO3। देख लेते हैं, जिसका अनुभार सबसे कम होगा उसका विसरण दर सबसे अधिक होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं SO2 का अनुभार क्या होता है। तो सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, 2 भाग लिया गया है तो 32, तो 32 दूना 64, यानी SO2 का जो अनुभार आ गया वो आपका 64 आ गया। अब बात करते हैं CO2 का। तो कार्बन का होता है 12 अनुभार, ऑक्सीजन का 2 भाग लिया गया है तो कितना हो जाएगा 32, 32 12 कितना हो जाएगा 44। उसी प्रकार से SL3 का, तो सल्फर का तो आपका हो जाएगा 32 प्लस का, सल्फर का तो आपका हो जाएगा PCl3 है ये आपका PCl3। तो जो आपका फास्फोरस का अनुभार होता है वो आपका 30 होता है। क्लोरीन का जो अनुभार होता है वो आपका 35.5 होता है। तो 35.5 गुणे 3 करोगे कितना होगा 106.5 हो जाएगा। इसको ऐड करोगे कितना होगा 136.5 होगा PCl3 का बाद। अब SO3 की बात करते हैं। तो सल्फर का तो आपका हो जाएगा 32, 3 भाग ऑक्सीजन है तो 16 3 48 और 39 में 32 जोड़ोगे तो 80 हो जाएगा। अब इन चारों में जिसका अनुभार सबसे कम होगा उसका विसरण दर सबसे अधिक होगा। तो सबसे कम अनुभार किसका है CO2 का, उससे ज्यादा किसका अनुभार है SO2 का, फिर उससे ज्यादा अनुभार किसका है SO3 का, फिर सबसे ज्यादा अनुभार किसका है PCl3 का। यानी कि सबसे ज्यादा विसरण दर आपका CO2 का होगा, उससे कम आपका SO2 का होगा, उससे कम आपका SO3 का होगा और सबसे कम आपका PCl3 का होगा। ये आपका विसरण दर का घटता हुआ क्रम है, यानी कि जिसका अनुभार सबसे कम है उसका विसरण दर सबसे अधिक, फिर उससे कम विसरण दर, फिर उससे कम विसरण दर, फिर सबसे कम विसरण दर। चारों ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन दिया है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही देख सकते हैं, CO2 SO2 SO3 PCl3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विसरण दर का घटनाक्रम। तो ध्यान में रखिएगा, जो आपका विसरण दर होता है वो आपका अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जिसका अनुभार सबसे कम होगा उसका विसरण दर सबसे ज्यादा होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपका है, यदि NaCl क्रिस्टल में Na पर प्लस तथा Cl पर माइनस आयनों के बीच की दूरी a त्रिकोणीय हो तो सेल के कोरों की लंबाई क्या होगी। तो सेल के कोरों की जो लंबाई होगी वो आपका 2a होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका त्रिकोणों की जो लंबाई दे रखा है a, तो सेल के बीच की जो दूरी होगी 2a होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपका है, निम्नलिखित में से किस अणु या आयन में सभी आबंध बराबर नहीं है। चारों ऑप्शंस में आपको देखना है किस अणु अथवा आयन में सभी आबंध बराबर नहीं है। तो कभी भी आपको ऑप्शन से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप ऑप्शन नंबर सी को चेक करिए। तो उसी प्रकार हम ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी के अनुसार C2H4 सभी आबंध बराबर नहीं है, उसको लेना है। तो C2H4 का आप संरचना बनाइए। देखो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन लगा लिए, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड लगा दीजिए, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन। देखो C2H4 हो गया। क्या इनके सभी आबंध बराबर हैं? तो इनके सभी आबंध बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड है तो यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड। सभी आबंध तब बराबर होते जब सारे सिंगल बॉन्ड होते। इस तरीके से लिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आपके क्वेश्चन नंबर 28 का डियर स्टूडेंट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 29 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होता है, क्योंकि सभी आबंध बराबर नहीं है। सभी आबंध बराबर इस तरीके से होते जब आपके सारे सिंगल बॉन्ड या सारे डबल बॉन्ड से जुड़े होते। इसमें आपका एक डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यह आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपका है,
एक तत्व के परमाणु का भार आपका 1.8 गुणे 10 पे पावर माइनस 22 ग्राम है, तो इसका परमाणु भार क्या होगा ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 30 में। तो सबसे पहले आपको एक परमाणु का जो भार दे रखा है वो आपको 1.8 गुणे 10 पे पावर माइनस 22 ग्राम दिया है। एक परमाणु का जो भार दिया है, एक परमाणु का जो भार दिया है वो आपको दे रखा है 1.8 गुणे 10 पे पावर माइनस का 22 ग्राम। तो आपको यह बताना है डियर स्टूडेंट, तो आपको यह बताना है डियर स्टूडेंट कि परमाणु भार क्या है। तो एक परमाणु का भार इतना है, तो परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? परमाणुओं की संख्या आपका अवैधो संख्या के बराबर होती है, यानी कि 6.02 गुणे 10 पे पावर 23 परमाणुओं की संख्या है। तो एक परमाणु का भार आपका 1.8 गुणे 10 पे पावर माइनस 22 ग्राम है। तो 6.02 के 10 पे पावर 23 परमाणुओं की संख्या का भार कितना होगा, देख लेते हैं कितना होगा। तो 6.02 गुणे 10 पे पावर 23 परमाणुओं का भार निकालना है। तो इतना परमाणुओं की संख्या में एक परमाणु का भार का गुणा कर दो, तो एक परमाणु का भार आपका 1.8 गुणे 10 पे पावर माइनस का 22 है। इसी को आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको डियर स्टूडेंट मिल जाएगा। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा डियर स्टूडेंट 108.35 ग्राम मिल जाएगा। इस तरीके से जो परमाणुओं का भार होगा वो आपका 108.65 ग्राम होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 का डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इन्होंने एक परमाणु का भार इतना दे रखा था, आपको निकालना था कुल परमाणुओं का भार। तो आपको पता है 1 ग्राम परमाणुओं में परमाणुओं की जो संख्या होती है वो आपका 6.02 गुणे 10 पे पावर 23 होती है। तो मैंने 6.02 गुणे 10 पे पावर 23 परमाणुओं की संख्या में एक परमाणु की संख्या के भार से मैंने गुणा कर दिया। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 31, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 31 को भी। क्वेश्चन नंबर 31 आपका है निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड नाइट्रस अम्ल का एनहाइड्राइड है। तो जो आपका N2O3 होता है ये नाइट्रस अम्ल का एनहाइड्राइड है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता क्या है? तो जो आपके नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता होती है वो आपका 4 होता है। नाइट्रोजन की जो आपकी अधिकतम संयोजकता होती है वो आपका 4 होता है। देखो कैसे, जैसे नाइट्रोजन आपका है, इसका आपका परमाणु क्रमांक 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका 2 और 5 होता है। यानी कि इसके बारीक कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा? ये केवल और केवल 3 इलेक्ट्रॉन से साझा करता है। लेकिन यदि हम अधिकतम संयोजकता की बात करें तो यह इसका 4 हो सकता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 आपका डियर स्टूडेंट SO2 और H2S का उत्पाद अंतिम उत्पाद क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखना डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 33 को भी। SO2 प्लस का H2S का अंतिम उत्पाद क्या होगा ये आपको बताना है। SO2 प्लस H2S का अंतिम उत्पाद क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखना इसका अंतिम उत्पाद क्या होगा डियर स्टूडेंट। तो पहला तो आपका बन जाएगा डियर स्टूडेंट H2O प्लस का सल्फर बन जाएगा। तो इस तरीके से SO2 प्लस H2S का जो अंतिम उत्पाद होगा वो आपका H2O प्लस सल्फर के रूप में आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 को भी आप ध्यान से समझिएगा। बोला है ग्लूकोज के निम्नलिखित बहुलकों में से चंक कौन सा संचित करते हैं। तो जो आपके चंक संचित करते हैं ग्लूकोज के बाद के वो आपका ग्लाइकोजन होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चंक कौन सा संचित करते हैं? तो ग्लूकोज का जो ग्लाइकोजन होता है वही चंक संचित करते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35 साबुन वर्गीकृत की जा सकती है। तो जो आपका साबुन होता है वर्गीकृत किया जा सकता है वसी अम्लों के सोडियम लवण में। साबुन जो है वो आपका वर्गीकृत किया जा सकता है वसी अम्लों के सोडियम लवण के। यानी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 आपका है x + 2y = z है। अभिक्रिया के लिए x के 5 मोल तथा y के 9 मोल समान होंगे। तो देखो
x प्लस का 2y बराबर इन्होंने दे रखा है z के रूप में। x का 5 मोल है और y का 9 मोल है, तो z का कितना मोल होगा ये आपको बताना है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिए। देखो यदि मैं मान लूँ x का 1 मोल है तो y का कितना मोल होगा, 2 मोल होगा। तो यहाँ पर आपका बन के तैयार कितना होगा, 1 मोल होगा। यानी कि यदि मैं मानूँ x का 1 मोल है और y का 2 मोल लेकर के हमारा z का 1 मोल बन रहा है। उसी प्रकार से डियर स्टूडेंट यदि हम x का 5 मोल लेते हैं और y का 9 मोल लेते हैं, लेकिन y का जो मोलों की संख्या होना चाहिए वो आपका 10 होना चाहिए, क्योंकि यह 5 है तो यह तो सिंपल सी बात है 10 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 9 दे रखा है। तो यदि डियर स्टूडेंट यहाँ पर 9 ना देकर के 10 दिया होता तो यहाँ पर जो जेड में मोलों की संख्या होती वो आपका 5 होता, लेकिन 10 ना देकर के 9 दिया है। तो इस तरीके से इसका भी एक मोल कम हो जाएगा, यानी कि जेड में मोलों की संख्या हो जाएगी 4। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर 9 देने की वजह से इसमें एक मोल की कमी हो गई है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ऑक्सीकरण है। तो सिंपल सी बात है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इसमें हाइड्रोजन आयन का बढ़ना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक पदार्थ की भांति व्यवहार करता है। तो सभी में आप देख सकते हैं ऑक्सीजन की मात्रा उपस्थित है। इस तरीके से ऑक्सीकारक पदार्थ की व्यवहार सारे करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, परमाणु क्रमांक 20 वाला तत्व किस आवर्त में रखा गया है। परमाणु क्रमांक 20 वाला तत्व किस आवर्त में रखा गया है ये आपको बताना है। तो जो आपका कैल्शियम होता है इसका परमाणु क्रमांक आपका 20 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आपको मिलेगा 1s2 2s2 2p6 3s2, फिर आपका हो जाएगा 3p6, फिर आपका हो जाएगा 4s2। देखो 20 हुआ कि नहीं, देखो 2 2 4 6 4 10 12 6 18 तो 20। तो किस आवर्त में, चौथे आवर्त में आएगा। इस तरीके से जो आपका परमाणु क्रमांक 20 वाला होगा वो आपका चौथे आवर्त में होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपका है, कार्बन नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन में आयनन ऊर्जा का सही क्रम है। तो आयनन ऊर्जा का सही क्रम क्या है ये आपको बताना है। कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन में तो कार्बन का जो होता है वो आपका नाइट्रोजन से कम होता है, लेकिन जो नाइट्रोजन का होता है वो आपका ऑक्सीजन से अधिक होता है। कार्बन का जो होता है नाइट्रोजन से कम होता है लेकिन ऑक्सीजन से अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 40 का। क्वेश्चन नंबर 41 आपका जल का क्वथनांक उच्च होता है। तो जो आपका जल का क्वथनांक होता है उच्च होने का कारण है उसमें अशुद्धियां की वजह से जल का क्वथनांक उच्च होता है। तो चारों ऑप्शंस को आप ध्यान से देखिएगा, तो किसी भी ऑप्शंस में आपका अशुद्धि के रूप में बारे में चर्चा नहीं की गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 आपका प्रयोगशाला में H2O2 का निर्माण कैसे किया जाता है ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 42 को। तो जो आपका प्रयोगशाला में H2O2 का निर्माण होता है वो आपका सांद्र H2SO4 प्लस का BaO2 के द्वारा होता है। सांद्र H2SO4 प्लस का BaO2 के द्वारा आपका H2O2 का निर्माण होता है। तो जब आपका सांद्र सल्फ्यूरिक अणु को BaO2 से अभिक्रिया कराओगे तो आपको मिल जाएगा H2SO4 सॉरी आपको मिल जाएगा डियर स्टूडेंट BaSO4 प्लस का क्या मिल जाएगा H2O2। तो इस तरीके से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को जब आप बेरिलियम ऑक्साइड से क्रिया कराओगे तो आपको BaSO4 प्लस का हाइड्रोजन परऑक्साइड मिल जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सांद्र H2SO4 को जब BaO2 से क्रिया कराओगे तो आपको हाइड्रोजन परऑक्साइड मिल जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 46, जब वॉशिंग सोडा गर्म किया जाता है तो क्या होता है। तो हम गर्म कर लेते हैं वॉशिंग सोडा को। तो वॉशिंग सोडा को गर्म तो तभी तो करोगे जब आपको वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पता होगा। तो वॉशिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है तो आपका होता है Na2CO3 का 10H2।
ये आपका वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। जो आपका खाने वाला सोडा होता है उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि खाना बाई बनाती है तो खाने वाले सोडे का सिंपल सा नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3। तो खाना बाई बनाएगी, इसके थ्रू आप याद कर सकते हैं कि खाने के सोडे में हम सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करते हैं। अब देखिएगा इसको हम गर्म कर लेते हैं, तो यहाँ से जब आप गर्म कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा Na2CO3 प्लस का 10H2। तो इस तरीके से जब आप धामन सोडा को आप गर्म करेंगे तो Na2CO3 प्लस का 10H2 मिलेगा, यानी कि जलवाष्प से मुक्त होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 आपका है, कौन सा धातु कार्बोनेट गर्म करने पर अपघटित हो जाता है? तो सिंपल सी बात है, जो आपका MgCO3 होता है गर्म करने पर अपघटित हो जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 आपका है, प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता। तो जो आपकी प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता होती है डियर स्टूडेंट, वो आपका डियर स्टूडेंट कलुता बढ़ाने पर थोड़ी सी बढ़ जाती है, यानी कि कलुता बढ़ाने पर थोड़ी सी बढ़ जाती है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 आपका है डियर स्टूडेंट, विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड पर निरावेशित प्रजाति है। तो विद्युत अपघटन के दौरान डियर स्टूडेंट कैथोड पर आपका ऋणायन प्राप्त होता है और एनोड पर आपका धनायन प्राप्त होता है। तो इस तरीके से आप ध्यान में रखिएगा, विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड पर आपका जो प्राप्त होता है ऋणायन होता है, जो एनोड पर प्राप्त होता है वो आपका धनायन होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 आपका है, इनमें से कौन सा यौगिक जल से क्रिया करके मीथेन उत्पन्न करता है? कौन सा यौगिक जल से क्रिया करके मीथेन उत्पन्न करता है ये आपको बताना है, तो ध्यान से समझिएगा। जो आपका बेरिलियम कार्बाइड होता है ये आपका डियर स्टूडेंट जल से अभिक्रिया करके मीथेन उत्पन्न करता है। तो जो आपका बेरिलियम कार्बाइड का सूत्र होता है वो आपका होता है Be2C। इसको हम जल से अभिक्रिया कराएंगे तो आपका मीथेन बनेगा। तो यहाँ पर आप दो बात कर लीजिए, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा CH4 प्लस का क्या मिलेगा, CH4 प्लस का मिल जाएगा आपको B2BeO मिल जाएगा। तो इस तरीके से जब आप बेरिलियम कार्बाइड को जल से अभिक्रिया कराएंगे तो मीथेन मिलेगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर डी स्टूडेंट, यानी कि डी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 47 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 आपका है, दोनों मीथेन तथा एथेन एक पद क्रिया द्वारा बनाए जा सकते हैं। तो CH3 के माध्यम से आप मीथेन और एथेन दोनों को बना सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 आपका है, STP पर CH4 गैस के 112 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान है। STP पर CH4 के 112 ग्राम का द्रव्यमान कितना है ये आपको बताना है। 112 सेंटीमीटर क्यूब का आयतन क्या है, द्रव्यमान क्या है ये आपको बताना है। सबसे पहले हम CH4 का द्रव्यमान लिख लेते हैं। तो कार्बन का हो जाएगा 12, 4 बार हाइड्रोजन है तो 4 ले लिया, 12 4 16। आपको 112 सेंटीमीटर क्यूब का निकालना है, तो 112 गुणे 16 हो जाएगा, बट्टे का आपका हो जाएगा 22,400। तो इसी को आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा डियर स्टूडेंट 112 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान क्या आएगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट आज की क्लास में मैंने आपको बताया केमिस्ट्री के क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 49 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन। जो आपका क्वेश्चन नंबर 49 है इसको आप सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। और डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 50 आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा डियर स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो डियर स्टूडेंट आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।